अभी भी इनको बोल रहा हूँ, मतलब मैं दूसरा चीज एक बता रहा हूँ सर, मैं इनको तो पूरा आप सुनिए, है मैं थोड़ा एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी जजमेंट आर्गुमेंट चालू नहीं किया सर, आर्गुमेंट तो मैं फिर से चालू करूंगा, फिर आप भी दीजिएगा मैं भी दूंगा। नहीं, असल में आप इनके साथ दिक्कत क्या है सर, मतलब लैंड यूजर? मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपका जमीन के मामले में रोड की दूरी वाला मामला है, और जो अपना इसका जो आशुतोष अग्रवाल केस के साथ हमारे जो केस में डायरेक्शन हुआ है, उस केस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है सर। अगर ज्यादा है तो हम हेक्टेयर में देंगे, वो चैलेंज हुआ था आशुतोष अग्रवाल में, तो वही तो अपहेल्ड हुआ है बोल रहे हैं ना। हाँ, वही अपहेल्ड हुआ है, और वही तो पहले भी है। ये गाइडलाइन तो पहले से हम लोग जब से देखते आ रहे हैं कि फर्स्ट 500 मीटर तक, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में, हाँ लैंड एक्विजिशन में ही, ये NHAI का एक्विजिशन है, तो इसमें गाइडलाइन तो वही हाँ है, गाइडलाइन वही है, गाइडलाइन तो वही है जो गवर्नमेंट बनाती है हर साल, कि पहले 500 मीटर तक मैक्सिमम रेट रहता है, उसके बाद रिड्यूस होते जाता है स्लैब के हिसाब से, कम स्लैब होता के जाएगा। हिसाब से। तो उसका वही बोल रहे हैं कि व्हाट इज द इशू देन। सपोज किसी का 5 एकड़ जमीन है पूरा रोड से लगा हुआ, अब 500 हेक्टेयर में दे देंगे तो किसान तो गया। वो इसीलिए आशुतोष अग्रवाल ने उसको क्लेरिफाई किया कि आपको 500 में वो देना पड़ेगा, और बाद में जो है आपको झगड़ा, वो भी हाँ वो तो नुकसानदेह है। These are the cases, मतलब अपील, ये अपील है सेक्शन 34 की, ऑर्डर के लिस्ट डिस्ट्रिक्ट जज आर्बिट्रेटर के ऑर्डर को चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ 34 में। वहां कोर्ट ने अपेल्ड कर दिया, नहीं वो क्वैश कर दिया ऑर्डर, और हम अपेल नहीं किया, ऑर्डर को क्वैश कर दिया, अवार्ड को क्वैश कर दिया, क्वैश कर दिया अवार्ड को। हाँ जी, अवार्ड पास बाय आर्बिट्रेटर वाज क्वैश डिस्ट्रिक्ट जज जी। और एग्री विद द अवार्ड सर, क्योंकि सर नेशनल हाईवे का थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ सर, कोर्ट के लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। क्या होता है, जो नेशनल हाईवे का एक्विजिशन है सर, वो एक्विजिशन होता है नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में। जनरली 1984 का जो पुराना एक्ट है, 2013 का जो एक्विजिशन है उसके लॉ अलग है। नेशनल हाईवे में जो एक्विजिशन होता है वो नेशनल हाईवे के एक्ट के अंदर होता है। जो सबसे पहला नोटिफिकेशन होता है वो होता है सेक्शन 3A में। 3A में जो नोटिफिकेशन होता है उसमें 3A कैपिटल 3A नेशनल हाईवे एक्ट 1956, उसमें क्या होता है कि जो खसरा प्रभावित है वो नोटिफाई होता है। 3A होने के बाद फिर ऑब्जेक्शन के लिए टाइम होता है कि जिनका भी खसरा प्रभावित है आप ऑब्जेक्शन दे दीजिए। फिर 3D का नोटिफिकेशन होता है। 3D के नोटिफिकेशन में क्या होता है, खसरा और मालिक का नाम वो 3D के नोटिफिकेशन में आता है, और नोटिफाइड कर दिया जाता है कि ये जो जमीन है अब केंद्र सरकार की होगी, नेशनल हाईवे की होगी, क्योंकि ये जमीन हमको लैंड एक्विजिशन के लिए चाहिए। वो कंपलसरी एक्विजिशन होता है, लीनियर प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद 3G होता है। 3G में क्या होता है सर, जो भी SDM होता है, जो SDM रेवेन्यू, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का SDM रेवेन्यू होगा, उसको काला कहा जाता है। काला मीन्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन। जानबूझ के नाम होता है, तो जो SDM होते हैं वो काला कराते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने के बाद 3G में अवार्ड पास करते हैं। अवार्ड में डिटर्मिनेशन करने के बाद दो तरीके से होते हैं सर। हमारा एक छत्तीसगढ़ स्टेट है जो पहला स्टेट है जहां पे जो गाइडलाइंस स्टैंप एक्ट के अंदर बनी है, जो हर साल रिन्यू होती है, उसके अंदर जो खरीदी बिक्री के लिए जो गाइडलाइंस होती है, खरीदी बिक्री के गाइडलाइन के हिसाब से ही कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन होता है। अब वो डिटर्मिनेशन होने के बाद अगर कोई भी आदमी उस डिटर्मिनेशन से, उस कंपनसेशन से व्यतीत है कि उसको कम मिल गया या ज्यादा मिल गया, वो 3G5 में जाएगा। अब 3G5 में जो अथॉरिटी अपॉइंटेड है वो होता है रेवेन्यू कमिश्नर। जो डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू कमिश्नर होगा या जोन का जो कमिश्नर होगा, नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज हिज नॉमेनक्लेचर? He will be arbitrator, sir. Arbitrator. He will be arbitrator when he will be deal with the cases of NHAI. Why independent person has not been nominated? This question was before Supreme Court in so many cases, sir. कोर्ट ने इसमें इसलिए बताया है कि जो हमारा नेशनल हाईवे का एक्विजिशन है वो एक तो बल्क में होता है, और एक मान लीजिए इंडिविजुअल होगा रेवेन्यू कमिश्नर, तो उसके बाद रिकॉर्ड उनके पास है, SDM का रिकॉर्ड है, जो उनके पास जो प्रोसीडिंग होती है उनके पास प्रोसीडिंग का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट आदमी को या इंडिपेंडेंट आदमी ये तो चीजों को जस्टिफाई करने के लिए, जी अनजस्टिफाई करने के लिए, ही इज अंडर प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट, बोल सकते हैं नहीं। हाँ। वो जो आप कह रहे हैं वो तो एक नंबर की बात।
है तो कमिश्नर को नहीं, इसके पहले सर, इसके पहले क्या था कि कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता था आर्बिट्रेटर। तो कलेक्टर को आर्बिट्रेटर, कलेक्टर मतलब एडिशनल कलेक्टर, अपर कमिश्नर अपॉइंट होते थे। तो जो आप बोल रहे हैं माइलॉर्ड, वो शिकायतें केंद्र सरकार को भी आई कि बहुत सारे, चाहे आइदर जो लैंड लूजर्स हैं, कुछ को प्रभावशाली होते हैं, कुछ बाहुबली होते हैं, वो अपने हिसाब से भी कर सकते थे या किया है लोगों ने। वो शिकायत आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रेक्टिफाई करते विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उसको रेक्टिफाई करते कमिश्नर, ओनली द कमिश्नर, हु इज द रेवेन्यू कमिश्नर, उसको अपॉइंट किया गया, वो आर्बिट्रेटर होंगे। अब आर्बिट्रेटर होने के बाद साहब, आर्बिट्रेटर होने के बाद उनको ये डिटरमाइन करना है 3G5 के अंदर कि जो जमीन का कैलकुलेशन है वो सही हुआ कि नहीं, क्योंकि 3A जब पब्लिश होता है तब इनके पास ऑब्जेक्शन का समय रहता है कि हमारी जमीन इतनी गई नहीं गई। 3D होने के बाद इनके पास ऑब्जेक्शन का समय रहता है कि हमारी जमीन इतनी गई, मेरा ऑब्जेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्शन को डिसाइड किया जाए। 2 चरण पहले ही चले जाते हैं ऑब्जेक्शन के। जब 3G होता है तो 3G के पास ऑब्जेक्शन के लिए केवल 3 बिंदु रहते हैं। ये बिंदु रहते हैं कि डिटर्मिनेशन है, जो कैलकुलेशन चार्ट है, वो कैलकुलेशन चार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके अनुसार सही नहीं है, वो इनके पास एक ग्राउंड रहता है तो डिटर्मिनेशन के लिए। तो 3G5 में जब भी ये जाएंगे, अगर कोई भी आदमी लैंड लूजर या हम NHI कि हमको ये लगता है कि कैलकुलेशन में कोई गलती है, डिटर्मिनेशन में कोई गलती है, मान लीजिए बोरवेल का पैसा हमको 35,000 रुपया लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के इसमें, लेकिन 22,000 रुपए दे दिया। मान लीजिए कैलकुलेशन 11 का होना चाहिए, 6 का दे दिए। मान लीजिए 3200 रुपए का कैलकुलेशन होना चाहिए, लेकिन 2100 का दे दिया। तो उस डिटर्मिनेशन के लिए वो आ सकते हैं 3G5 में। तो आर्बिट्रेटर, जब आर्बिट्रेटर कमिश्नर यस कमिश्नर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं, वो उस कैलकुलेशन को देखते हैं। कैलकुलेशन को देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत नहीं हुआ, तो वो उसको या तो रिमांड कर देंगे या अपना ही सही, रिमांड करने का पावर तो आर्बिट्रेशन में इसमें है नहीं, वो उसको सही करके भेज देंगे काला को, क्योंकि काला के आई करेक्ट माई सेल्फ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन के पास जिस दिन उन्होंने 3G अवार्ड पास कर दिया, ही बिकम अ फंक्शन ऑफिशियल, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो करेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है आर्बिट्रेटर के पास जाना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेटर खुद करेक्ट करके उनको आदेश देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, ये मैंने करेक्ट कर दिया, आप इसको पैसा रिलीज कर दीजिए। तो इनका डिटर्मिनेशन करना था। ये 3G में वहां पे गए, जब इसमें अवार्ड पास हो गया, मैंने पूरा चार्ट प्रिपेयर किया सर, अवार्ड पास हो गया। तो अवार्ड पास करने के बाद ये इनका जो केस है, हमारे केस में, ये आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर के पास जाके ये बोले कि साहब मेरी जमीन इतनी है, रोड से 20 मीटर इतनी है, और बगल वाली की जमीन रोड से 20 मीटर इतनी है, तो मेरे को कम पैसा मिला, इनको ज्यादा पैसा मिला, ये इनका कहना था। और हमको जो डिटर्मिनेशन करना, मतलब जो लैंड एक्विजिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिटर्मिनेशन करना है, वो गाइडलाइन के हिसाब से डिटर्मिनेशन करना है। तो इन्होंने एक नया क्वेश्चन वहां पे उठाया, क्योंकि आशुतोष अग्रवाल का जजमेंट जो है, उस जजमेंट में कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इससे वो जजमेंट मेरे में एप्लीकेबल होता है, इसलिए जजमेंट को एप्लीकेबल किया जाए। हमने रिप्लाई फाइल किया, हमने 2 पॉइंट पर रिप्लाई फाइल किया। हमने ये कहा कि आशुतोष अग्रवाल का जजमेंट पर रैम नहीं है, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्स्ट। दूसरा, वो परसुना है, क्यों कि वो जो जजमेंट पास हुआ, कोर्ट ने कंसिडर किया सिमगा के गाइडलाइन को, जो सिमगा गांव है उसको, उस गाइडलाइन, उस एरिया का केस था, वो कोर्ट में आए थे, तो वो सिमगा का था, इसलिए सिमगा के गाइडलाइन को क्रैश किया। अगर पूरे गाइडलाइन को क्रैश किया होता तो स्टेट को तो 2 मिनट में SLP फाइल करनी होती कि हमारे तो गाइडलाइन ही क्रैश हो गई, हम तो रजिस्ट्री कैसे कराएंगे अगर पूरे गाइडलाइन को क्रैश। अब इनका ये कहना है कि जो गाइडलाइन कोर्ट ने क्रैश की आशुतोष अग्रवाल में, वो पूरी गाइडलाइन क्रैश कर दी है, इसलिए हमको भी आशुतोष अग्रवाल का बेनिफिट मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। उसमें क्या बेनिफिट दिए सर? उसमें कहा है, कोर्ट ने बोला कि जो आशुतोष अग्रवाल में, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं सर, उसमें 500 मीटर की जो तुरंत बाहर जो जमीन थी, जो बिल्कुल एडजेसेंट लैंड है, जैसे मान लीजिए मैं हूं धीरज वानखेड़े, ये साहिल है, तो मेरी 500 मीटर की तक जमीन है, तो मेरे को स्क्वायर फीट में जमीन दी, मतलब स्क्वायर फुट रेट में दिया। मान लीजिए 1000 रुपए स्क्वायर फीट वहां पर रेट है, तो मेरे को 1000 फुट में दिया। जैसे थोड़ा सा बढ़ गया, इसका 600 हो गया, तो इसको हेक्टर रेट में दे दिया। 600 में क्यों जा रहा है? 505 स्क्वायर, हाँ 505 मान लीजिए, 505 मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ 505, 501 मान लीजिए सर, बहुत एकदम 501 स्क्वायर। हाँ, तो मेरे को 1 करोड़ मिल गया, या मान लीजिए मेरे को 10,000 रुपए मिला, इनको मिला 200 रुपया या 2,000 रुपया, इनका ये इनका ग्रीवांस था आशुतोष अग्रवाल वाले केस में। तो आशुतोष अग्रवाल केस में जब वो फाइल हुआ, तो कोर्ट ने बोला यस इट इज रॉन्ग, ये गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए, केवल उस पॉलिसी के लिए, वहां के जो एरिया उसके लिए। हमने रिव्यू लगाया, हमने ये कहा रिव्यू में हमारे 2 पॉइंट थे। हमने कहा क्योंकि WPC जब कोर्ट ने आशुतोष अग्रवाल केस में, जब आशुतोष अग्रवाल ने WPC लगाई, तो WPC में उन्होंने कहा, उन्होंने गाइडलाइन को एक्सपेंड नहीं मांगा, उन्होंने बोला कि हमको ये पैसा मिलना चाहिए और इससे हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। उसमें क्या हुआ आशुतोष? वही बता रहा हूं सर। तो आशुतोष अग्रवाल ने सिंगल बेंच में जब पिटीशन लगी, तो फर्स्ट पिटीशन लगी सर WPC समथिंग मैं लिख के दे दूंगा आपको, उसमें उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
विड्रॉ कर लिया, फिर दूसरी पिटीशन उन्होंने लगाई, दूसरे पिटीशन में उन्होंने बोला कि हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ऑनरेबल जस्टिस संजय केजरीवाल साहब ने उस डब्ल्यूपीसी को डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो इश्यू अभी उठा रहे हैं वो इश्यू आप आर्बिट्रेशन में भी जाके उठा सकते हैं, अगर आपका ये पॉइंट है डिटर्मिनेशन वैल्यू पे। तो वो अल्टरनेट रेमेडी पे खारिज कर दी। फिर आशुतोष अग्रवाल ने वो पिटीशन फाइल की रिट अपील। रिट अपील में जब मामला माननीय डिवीजन बेंच के पास गया तो डिवीजन बेंच ने उस केस को मेरिट पे डिसाइड कर दिया, और मेरिट पे डिसाइड करके ये बोला कि आशुतोष अग्रवाल को इनके साथ अन्याय हुआ सॉरी, उनके साथ ऐसा हुआ, इनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और इस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। किस हिसाब से? वो कैलकुलेशन कोर्ट ने किया सर, पैरा नहीं तो उसमें वो 500 मीटर वाला, हाँ उस कैलकुलेशन को किया, स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट में किया सर, उसको स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। हेक्टर के गाइडलाइन भी तो वही है ना, 500 स्क्वायर फीट तक इतना पैसा मिलेगा, उसके बाद वाला कम होगा सर। स्क्वायर मीटर सर, उसमें स्क्वायर मीटर में तो कोर्ट ने हेल्ड कर दिया क्या कि इनको स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, हेक्टर के हिसाब से कितना नहीं। तक? वो है सर, उसमें रेट बता दूंगा, 3200। नहीं अभी क्या गाइडलाइन है? अभी कोई गाइडलाइन नहीं, वही तो मेरा केस है, वही मेरा केस है। अगर मान लीजिए वो गाइडलाइन जो है कोर्ट ने सिमगा की ख्वाहिश की, उसके बाद स्टेट को ना तो लिबर्टी मिली, ना स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नहीं, उस केस का है ना, वो उस केस का है, वही वो उस केस का है। तो फिर उसके बाद में हमने उसका रिव्यू लगाया। हमने रिव्यू 2 पॉइंट पे लगाया। हमने रिव्यू ये लगाया कि माननीय डिवीजन बेंच ने उस रिट पिटीशन को डिसाइड कर दिया, अपील को डिसाइड कर दिया। अपील को डिसाइड करने के बाद नेशनल हाईवे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी एजेंसी है जो पूरे इंडिया में रोड बना रही है, हम तो अपील लेस हो गए, क्योंकि रिट अपीलेट कोर्ट ने अगर अपील को डिसाइड कर दिया, हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है विद इन स्टेट टू चैलेंज दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, वेदर इट इज रॉन्ग और इट इज राइट, वेदर इट इज इन फेवर ऑफ एनएचए, इट इज फेवर ऑफ लैंड यूजर। हमारा पहला ग्राउंड वो था। दूसरा ग्राउंड ये था कि क्योंकि कोर्ट ने पॉलिसी को टच किया और पॉलिसी की उस गाइडलाइन को टच किया और गाइडलाइन को क्रैश किया जो सिमगा का है, तो स्टेट का रिप्लाई तो उस गाइडलाइन के लिए आया नहीं। तीसरा हमारा ग्राउंड ये था कि जो भी गाइडलाइन हर साल बनती है वो बनती है स्टैंप एक्ट में जो प्रोविजन है, सेक्शन 22 या 23 में है, वो हर साल रिन्यू होती है। ऑब्जेक्शन मंगाया जाता है कलेक्टर से, एसडीएम से, पूरी जनता से कि हम ये ऐसा दर बढ़ा रहे हैं। तो जो बढ़ाने वाला आदमी है वो है इंस्पेक्टर जनरल रेवेन्यू, जो हेड होता है वहां का। उनको नोटिस नहीं किया, पॉलिसी में सेक्रेटरी से कोई नोटिस नहीं मंगाया कि आपकी गाइडलाइन बनाने का सर क्या है, आप कैसे बनाते हैं, उनको नोटिस नहीं किया। तो जब तक उनको नोटिस नहीं किया तो नेशनल हाईवे तो केवल अथॉरिटी है जो एक्विजिशन कराती है एसडीएम के थ्रू, तो हम तो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, तो हमको तो वो मौका मिला ही नहीं ना, हम जस्टिफाई कर सके, हमारा रिप्लाई नहीं किया। तो कोर्ट ने वो रिव्यू चला सर, रिव्यू जब सुनवाई पे आया, कोर्ट ने एंटरटेन किया, नोटिस हुआ, उनका रिप्लाई फाइल हुआ, स्टेट का रिप्लाई फाइल हुआ, कोर्ट ने फिर उसको डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए रिव्यू को डिसमिस कर दिया कि रिव्यू में कोर्ट ने माना कि अल्टीमेटली ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड देयर इज नो, कोई भी गलती नहीं है, इसलिए हम रिव्यू डिसमिस कर दिया। फिर एसएलपी चले गए, एसएलपी गए, एसएलपी में नोटिस हो गया, एसएलपी में नोटिस, अभी केस पेंडिंग है। अब वो अभी पेंडिंग है। तो जब इनका आर्बिट्रेशन लगा, जब इन्होंने आर्बिट्रेशन वहां पे लगाया, तो मैंने बोला कि क्योंकि आर्बिट्रेशन में आप डिटर्मिनेशन में मांग सकते हैं, ये डिटर्मिनेशन पॉइंट पे तो आर्गुमेंट किए नहीं। इन्होंने ये कहा कि मेरे को आशुतोष अग्रवाल वाला जजमेंट चाहिए, तो हमने बोला कि आशुतोष अग्रवाल वाला जजमेंट एप्लीकेबल आप पे नहीं है। फर्स्ट हाँ, रिस्पॉन्डेंट लैंड यूजर्स, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, कमिश्नर, आर्बिट्रेटर unsatisfied with the quantum of compensation. क्वांटम ऑफ कंपनसेशन Only ना? हाँ, क्वांटम कंपनसेशन जा सकते हैं, लेकिन क्वांटम के साथ उन्होंने ये जोड़ दिया क्योंकि हमारी जमीन कम गई है तो हमको स्क्वायर मीटर में पैसा मिलना चाहिए, हेक्टर में नहीं मिलना चाहिए। इनका एडिशनल ग्राउंड था, मेन ग्राउंड मान लीजिए, एडिशनल में नहीं मेन ग्राउंड था, डिटर्मिनेशन में टच ही नहीं 500 किया। मीटर के अंदर वाला है, फीट है कि मीटर है? मीटर मीटर, मीटर मीटर। 506 स्क्वायर के मीटर अंदर वाला है कि बाहर वाला है? नहीं, 5 एक्चुअली आप, मैं थोड़ा बता दूं क्या, थोड़ा सा एक पॉइंट और एड्रेस करता हूँ, ये बता देंगे, मैं फिर बता दूंगा। तो आर्गुमेंट हम लोग करते रहेंगे। एक पॉइंट इनका हो गया स्क्वायर मीटर, हमने वहां पे ये मैं इनके सारे बातों से अभी एग्री नहीं हूँ, थोड़ा मैटर जो बता रहे हैं वो ठीक से अभी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। जी नहीं, तो मैं मैटर बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक ओरली वो बता रहा हूँ केस क्या है। फैक्ट्स को भी इसमें जो इशू है, लैंड है वो 500 मीटर के अंदर, मीटर है कि स्क्वायर फीट, पहले बताइए। मीटर है सर, स्क्वायर मीटर है, मीटर नहीं होगा वो, स्क्वायर मीटर ही है, मीटर, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर 500 ज्यादा में है। तो आधा किलोमीटर चले जाएंगे लैंड से, रोड के सेंटर नहीं, वो से। सर वही तो बता रहा हूँ सर कि रोड से प्रश्न ही नहीं है, जो कोर है ना रोड से का मतलब नहीं है। हाँ, Actually स्क्वायर मीटर है, मैं देख लिया। ये जो एक्विजिशन का जो लैंड जो एक्वायर कर रहे हैं, मीटर है कि स्क्वायर मीटर है सर, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर? हाँ, मैं ये जो लैंड है वो 500 मीटर के अंदर है कि बाहर है? नहीं, इनका कुछ जमीन जो है एडजस्टेंट है 500 मीटर से, एडजस्टेंट लैंड है, ये एडजस्टेंट लैंड है कि मेरा उस लैंड के अंदर नहीं है, मतलब एक आध कोई होगा तो नहीं होगा, बाकी सब तो नहीं है सर, है ना। तो इनका ये कहना है कि 500 मीटर से एडजस्टेंट लैंड है, इसलिए आशुतोष अग्रवाल का हमको बेनिफिट मिलना चाहिए।
तो हम उसमें 500 मीटर के बाद वाला भी दिए। नहीं दिया सर, उसमें से 500 मीटर वाला स्क्वायर मीटर में एडजस्टेंट वाला दिया उसमें। सर इसमें मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट मैं बता इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा दूसरे ट्रैक में जा रहा है मैटर, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ इसको। ये रोड से दूरी का कोई मतलब ही नहीं है सर इसमें। ये जो क्लेम है रोड से कितना दूर है इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं? एक्चुअली नहीं, क्योंकि वो जो जितने जमीन जिसमें कंपेरेटिवली जो हमने किया है वो जमीन सबके सब एक साइज के रोड से दूर के ही है ये सबके सब। एक्चुअली 506 स्क्वायर मीटर जो ये बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन का वो ये है सर कि 506 स्क्वायर मीटर तक अगर कोई जमीन है तो उसको 2780 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका हाँ, तो उसमें तो गाइडलाइन डिटरमिनेशन, हाँ जिसमें, हाँ जी उसमें। और उसके बाद में अगर उससे अधिक जमीन है तो हेक्टेयर के हिसाब से वो पर हेक्टेयर 30,000 हेक्टेयर के हिसाब से होगा वो 30 लाख करीब है वो 30,05,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से उसका मैंने इसका एस्टिमेशन होगा, डिटरमिनेशन होगा। 500 स्क्वायर मीटर अब 500 स्क्वायर मीटर अगर है मान लीजिए मेरी जमीन यदि 1000 स्क्वायर मीटर मेरी जमीन गई है, एक्वायर किया है उसने, तो उसको 1000 स्क्वायर मीटर को वो करेंगे 30,05,000 के हिसाब से उसका डिटरमिनेशन करेंगे मार्केट वैल्यू का। और 506 मान लीजिए मेरे से कम किसी की जमीन गई है 506 स्क्वायर मीटर तक के नीचे गई है तो उसका पर स्क्वायर मीटर 2780 रुपए के हिसाब से करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है सर ये कि ये जो मैंने आर्बिट्रेटर के समक्ष में पूरा ये वो रखा था और इस पूरा इसको सब यानी एकदम फैक्ट्स को सामने रखा हुआ था कि ये जैसे मान लीजिए 240 स्क्वायर मीटर जमीन किसी की निकल रही है उसका मार्केट वैल्यू होता है 6,67,000 रुपया। और जिस एक आदमी जिसका 800 स्क्वायर मीटर जा रहा है वो 2,40,000 उसका डिटरमिनेशन हो रहा है, मतलब उससे 1/3 उसकी जमीन यानी जमीन जा रहा है उसका 800 स्क्वायर पीछे मीटर में होगा ना बहुत। क्या पीछे नहीं है सर, वो एक समान है, उससे पीछे से मतलब नहीं, सबका रेट एक ही लगा रही है जितना। या तो मतलब इसका केवल यह है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द लैंड दैट इज द इम्पोर्टेंट हाउ मैंने नॉट वर्क। नहीं बट दिस कैलकुलेशन हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द लैंड। नॉट वर्क। हाँ डिस्टेंस फ्रॉम रोड विल द डिस्टेंस फ्रॉम रोड के लिए सर, ये डिस्टेंस फ्रॉम रोड के व्हाट लिए एवर साइज ऑफ द लैंड इज डिस्टेंस फ्रॉम रोड के लिए ये जो मैटर है वो अलग से उसका अलग रेट है उसका, वो 2,700 नहीं है उसका 3,3300 कुछ है इसमें। मैं आपको इनके इसमें से निकाल के दिखा स्लैब रेट है, बताइए। हाँ। स्लैब रेट स्लैब रेट है वो क्या है? स्लैब रेट ये दोनों स्लैब चीज के को हिसाब से कम ज्यादा ये किया है, एक्चुअली जमीन का जो गाइडलाइन में है। मान लीजिए रोड से जितनी दूरी ये जमीन है सब पे सब जमीन जो हमने कंपेयर किया है हमको कम मिला है करके वो सब एक समान की जमीन है पूरा इन ऑल रिस्पेक्ट। एक समान मतलब वो जैसे मान लीजिए अनएरिगेटेड है या एरिगेटेड है और उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम रोड। डिस्टेंस फ्रॉम रोड मीन्स विच रोड नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे टू विच लैंड वाज तो एक्वायर्ड। एक्चुअली द डिस्टेंस आर दी अबाउट मैंने डायरेक्ट दे हैव अप्लाइड। ये देखिए मैं इनका एक निकाल के दिखाता हूँ सर आपको बहुत ये आप क्लियर लोग होगा। ये बना के देना चाहिए ना। सर इसमें मैं बनाया हुआ बताया है, ना सर इसमें। मैं बनाया हुआ सर, क्योंकि उसमें नहीं, कर रहे उसमें आप हैं सर, देखिए। मेरा तो मेरिट पे टच करने का तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 34 और 37 में तो मेरिट में जा ही नहीं हाँ, सकते, जा ही नहीं सकते। टच ही नहीं कर सकते। यही मेरे बात- 4 ग्राउंड है, अगर चार ग्राउंड में 3 ग्राउंड इनके पास नहीं है, इनको अगर 4 ग्राउंड सेटिस्फाइड कर देंगे, आई डोंट हैव एनी केस। मेरा ये कहना है कि आपने जब 34 के एप्लीकेशन को आर्गुमेंट किया और जब 34 के एप्लीकेशन में मैंने आर्गुमेंट किया तो हम केवल 4 ग्राउंड को जो 34 में दिए गए उसको टच करके आर्गुमेंट कर सकते हैं। अगर वो 4 ग्राउंड है तो वो केस मेंटेनेबल है, या सेट असाइड होगा या अलाउ होगा, दोनों में से ही हो सकता है। अब अगर 34 में माननीय न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज या 37 में हाईकोर्ट मेरिट में टच कर देता है तो वो कर ही नहीं सकता। वो रिसेंट जजमेंट हरियाणा वाला उसमें कर ही नहीं सकता, रिसेंट मतलब पूरे जजमेंट को फॉलो करे। अभी जो मेरा ग्रीवांस है अभी तो कुछ नहीं सर, सेट असाइड कर दिया, फिर से आर्बिट्रेशन में लगा दिया, आर्बिट्रेशन में फिर से आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में है सर हमने कमीशन क्या फिर से लगा? कमिश्नर क्या फिर से गया है वो बैक 3G में बैक नहीं गया, रिमांड तो कर नहीं सकता, आपने जाके लगाया, उसको फिर से इन्होंने वहां पे 3G5 में लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको सेट असाइड कर दिया। आर्बिट्रेटर जी जी कमिश्नर के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया मेरिट पे। मेरिट में ये कहते हो, मेरिट में एंट्री करते हुए कि इनको कम पैसा मिला है, ज्यादा मिलना चाहिए, आशुतोष अग्रवाल का जजमेंट था, वो मेरिट में एंटर किए और उसको क्वेश्चन कर दिया। हमारा केवल सिंपल सा केस है कि मेरिट पे एंट्री नहीं करनी थी या मेरिट पे ऑब्जर्वेशन नहीं लाना था, मेरिट पे डिसाइड नहीं करना था। कोर्ट को 4 ग्राउंड देखने थे। पहले एक ग्राउंड ये देखना था कि अपॉर्चुनिटी हियरिंग मिलिंग की नहीं मिली, दूसरा फ्रॉड है क्या, तीसरा पब्लिक पॉलिसी है क्या, चौथा एक और कौन सा ग्राउंड, बायसनेस है क्या। ये 4 ग्राउंड अगर होंगे तो इनकी 34 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, अगर 4 ग्राउंड नहीं है तो एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। यही हमारा केस है। तो हमारा ये कहना है कि आपके 4 ग्राउंड उसमें थे नहीं, कोर्ट उसमें मेरिट में एंट्री कर दी, मेरिट में एंट्री करके क्वेश्चन कर दिया। अब ये जाके 3G5 लगा दिए हैं। अब उसमें भी अगर ये 3G5 वहां पे फिर से चले गए, वहां पे 3G5 क्या ये आर्बिट्रेशन में फिर से चले गए, फिर से होगा सर उसका, ये फिर से आर्बिट्रेशन में चले गए। वो तो डिस्ट्रिक्ट जज ने रिमांड कर दिया है क्या? रिमांड नहीं किया सर उसको सेट सेट असाइड कर दिया।
तो वो जजमेंट है सर पूर्णी मलिक का कि अगर सेट असाइड किया तो पार्टी आर फ्री टू मेक आर्बिट्रेशन। वो जजमेंट है, वो सही किया उन्होंने। हाँ है वो। तो करने दीजिए आर्बिट्रेशन, उसमें क्या है? नहीं, लेकिन मैं अभी भी इनको बोल रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, मैं दूसरा चीज एक बता रहा हूँ सर, मैं इनको तो पूरा आप सुन लीजिए, मैं थोड़ा एक चीज बताना मैं चाहता सुना, हूँ इसमें। अभी जजमेंट आर्गुमेंट चालू नहीं किया सर। आर्गुमेंट तो मैं फिर से चालू करूंगा, फिर आप भी दीजिएगा, मैं भी दूंगा। नहीं, असल में आप क्या है इनके कि साथ सर को दिक्कत मैं क्या ये है सर, बताना मतलब चाहता लैंड हूँ, यूजर। मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपका जमीन के मामले में रोड की दूरी वाला मामला है, और जो अपना इसका जो आशुतोष अग्रवाल केस के साथ हमारे जो केस में डायरेक्शन हुआ है, उस केस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है सर। क्योंकि क्या है कि उसमें ये उस जजमेंट में हुआ था आशुतोष अग्रवाल में कि यदि मान लीजिए 1000 स्क्वायर मीटर किसी का जमीन मान लीजिए 1500 स्क्वायर मीटर आपने ले लिया, और उस जमीन में से 1000 स्क्वायर मीटर का आपको स्क्वायर मीटर के हिसाब से करना है, और रेस्ट ऑफ द लैंड है दैट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एज पर द रेट ऑफ द पर हेक्टेयर। तो ये और जो सम्स है उसका टोटल डिटर्मिनेशन है दैट विल बी सम ऑफ द बोथ द अमाउंट। ये उसमें पहले डायरेक्शन हुआ था हमारे में सर 423 में हमने जब फाइल किया तो उसमें कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दिया हुआ था कि ये जो है आप जाइए आर्बिट्रेशन के यहाँ 3 महीने के भीतर में 3 सप्ताह के भीतर। और हमको ये कहा था उनने कि इनके पास डायरेक्शन था आर्बिट्रेटर को कि मैंने जब भी आप केस डिसाइड करें आप आशुतोष अग्रवाल के मैटर को, वो जो जजमेंट है उसको आप ध्यान में रख करके आपको डिसाइड करना है करके, ये डायरेक्शन था हमारे केस में। तो इसका मतलब ये था कि हमारे केस में यदि 5 से 6 स्क्वायर मीटर से ऊपर यदि किसी का जमीन है तो उसका 2 पार्ट में डिटर्मिनेशन होता। पहला जो जमीन है 5 से 6 स्क्वायर मीटर वो 2780 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका पहले डिटर्मिनेशन होता मैक्सिमम जो है। और मैक्सिमम का, और उसके बाद में जो लेस है, मतलब मान लीजिए उसके बाद में जो नेक्स्ट है, मान लीजिए 1000 स्क्वायर मीटर है तो 496 स्क्वायर मीटर जो होता है वो हेक्टेयर के हिसाब से होगा, और दोनों का योग होगा दैट विल बी द मार्केट वैल्यू। क्योंकि ये इतना अनरिजनेबल है इनका जो अवार्ड है, मैंने उसका आर्बिट्रेटर का भी और उसका भी, मैंने जो अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और उसके कारण ये जो बोल रहे हैं कि इसमें पब्लिक पॉलिसी, आई हैव सबमिटेड ऑल द डिसीजंस इन दिस माय रिप्लाई कि दिस फॉल्स अंडर द पब्लिक पॉलिसी। ये पब्लिक पॉलिसी के अंतर ही आता है, और इसके कारण जो आर्बिट्रेटर ने वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो किया है एकदम राइट उसने डिसीजन किया, दैट इज ए रीजन डिसीजन। तो फिर हर केस में अपील सुनना पड़ेगा फिर। इसमें सर if authority or court enters हाँ. to 34 यस on merit, हाँ, yes. then it is appeal. इट्स नॉट मेरिट इफ इट इज अनरीजनेबल द कोर्ट हैज डिसाइडेड। No, reasonability will not. There is no provision with to see the reasonability. नहीं लॉर्डशिप, ये हियर इज द प्रोविजन, काइंडली सी द सर, मैंने प्रोविजन उस समय भी बोला, सेक्शन 34। सर, आपके फेर बात कर रहा हूँ। मैंने उस समय भी इनको बोला जब आर्बिट्रेशन के पास पेंडिंग थी, मैंने इनको बोला कि तेरा रिव्यू पेंडिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ रिव्यू पेंडिंग है, अगर आपको लगता है आशुतोष अग्रवाल का बेनिफिट ही आपको लेना है तो रिव्यू को डिसाइड होने दीजिए, उसके बाद उसको आर्गुमेंट कर लेंगे। कमिश्नर साहब कन्विंस हो गए कि ठीक है, ये बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे बोल रही है कि अगर आपको, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कंपनसेशन, हम बहुत फेयरली काम कर रहे हैं, मतलब आप रुक जाइए। उन्होंने उस समय भी आर्गुमेंट कर लिया। अब जैसे मान लीजिए सर अभी करें मेरिट पेंट्री कर रहे हैं, सीनियर मेरिट पेंट्री कर रहे हैं, सीनियर ये कर रहे हैं कि रिव्यू डिसाइड हो चुकी है और हमको आशुतोष अग्रवाल का बेनिफिट चाहिए। रिव्यू कहाँ? यहाँ से रिव्यू डिसाइड हो गया है, रिव्यू हमारी खाली हो गई है, हम ऐसे तो वहां चले गए। अगर ये आज भी आर्बिट्रेशन लगाते हैं और मैं आज भी रिप्लाई करता हूँ, ये फिर से रिपीटिशन हो जाएगा। मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा, मैं कमिश्नर के पास फिर से एक रिप्लाई दूंगा, मैं बोलूंगा साहब अब जो कुछ समय बोल रहा था कि रिव्यू पेंडिंग है, अब मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी एसएलपी पेंडिंग है जिसमें नोटिस हो चुका है, हम अपियर हो चुके हैं, वो भी अपियर हो चुके हैं, तो कमिश्नर तो वैसे भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। मैं इनको फेयरली बता रहा हूं कि आइदर दे शुड वेट फॉर दैट आर्बिट्रेशन, आइदर दे शुड वेट फॉर दिस पिटीशन। अगर अभी भी रिपीट करेंगे तो कितने बार आर्बिट्रेशन करेंगे, वो भी लैंड यूजर बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है। एक विशेष मेरा रिक्वेस्ट ये है सर, इनका जैसे कहना है कि रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, वो जो जजमेंट नहीं, जो उस समय जो पेंडिंग था, तो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग किसी भी जगह में अपील फाइल कर देना, रिव्यू पिटीशन फाइल कर देना, वो किसी मैंने जजमेंट को डाइल्यूट नहीं करता। इट वाज ए मैंडेटरी फॉर द आर्बिट्रेटर टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द जजमेंट पास बाय दिस हाई कोर्ट। रिव्यू पिटीशन में कोई इनको स्टे मिला नहीं था, अगर मान लीजिए स्टे मिला होता देन दैट मैटर कैन बी कंसिडर्ड, अनलेस द स्टे हैज बीन पायर्ड बाय द सुपीरियर कोर्ट, द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज नो पावर टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये हमने वहां पर रखा था, ये मैटर हैज बीन ट्विस्टेड। और इनकी चालाकी एक और मैं आपको बताता हूँ, 423 के अंदर में, योर सीनियर सर, चालाकी हम कुछ नहीं नहीं, करते, नहीं, वी आर सबमिटिंग, आई एम सबमिटिंग, जब मैंने- डोंट यूज एनी वर्ड अगेंस्ट मी बीइंग अ चालाकी, Just I am saying नेशनल हाईवे नॉट कि चालाकी। 103 हमारे अगेंस्ट में इन लोगों ने निकल आया था वहां पर आर्बिट्रेशन में, फिर से यहाँ पर रिव्यू पिटीशन लगा था। उस रिव्यू पिटीशन को सभी के लिए सभी के लिए हो सर, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड नंबर वन, बाकी तो स्टेट है सर, वो फॉर्मल है वो। अब स्टेट को भी इन्होंने फॉर्मल कर दिया। competent officer of land acquisition आईएसडीएम, and arbitrator for arbitrator also. यस यस, अभी स्टेट की है। एक्चुअली मैं इसको इसलिए इस शब्द को मैंने उपयोग किया सर कि यहाँ पर 423 के अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, 103 नंबर था उसका, वो पेंडिंग चला गया।
वहां पर बताया वहां पर कि हमारा पेंडिंग है अभी रिव्यू पिटिशन। अब जैसे ही वहां पर आर्बिट्रेशन ने ये मान लिया कि क्योंकि रिव्यू पिटिशन फाइल मतलब पेंडिंग है इस कारण से उसको नहीं मानते, तो तुरंत उसके बाद में कुछ समय के बाद वहां डिसाइड होने के बाद में रिव्यू पिटिशन यहाँ पर आकर के वापस ले लिए, बोले इंफ्रैक्चर्स हो गया है करके। तो ये ठीक नहीं है क्या सर? दिस इज रिव्यू पिटीशन वापस ले लिया? हाँ यस। कौन सा? आपका 103 नवंबर 423 के अगेंस्ट में, 423 के अगेंस्ट में जो आपने फाइल किया था, दैट हैज बीन withdrawn by तो saying decide that हो गया था पुनीरा। not because you are saying On what ground district judge has assumed that calculation is not proper? because in the light of the judgment of this high court in 423 in the judgment that is अग्रवाल वाला अग्रवाल वाला जजमेंट और हमारे जजमेंट में भी 423 में भी है ना सर? क्या 423 में लिखा है सर, in view of the above we do not find any infirmity in the order passed by the learned single judge relating the appellate to approach the competent authority under section 3G5 of the Act 1956 by filing appropriate application in this regard. Learned counsel for the appellant submits that 3 weeks time be granted to the appellants to file appropriate application before उतना the बड़ा मत पढ़िए ना। हाँ, तो उसमें लास्ट में ये लिखा है, उसमें ये उनने है इसको एडिशनल कमिश्नर ये लिखा है सर इसमें कि एडिशनल कमिश्नर टू डिसाइड। ना हाँ on what ground district judge has नहीं तो इन दिस पेज नंबर 43 पैरा 10 and 11 क्या है बताइए। उसमें ये कहना है कि इनका इनका एडजस्टमेंट लैंड है और ये आशुतोष अग्रवाल पे एडजस्टमेंट नहीं तो मैं बोले नहीं होता मतलब इनका जो भी मेरिट पे केस है इनका ये केस आशुतोष अग्रवाल से बेस्ड है और आशुतोष अग्रवाल के जजमेंट पे इनका केस बेस्ड है, इसलिए कोर्ट ने आशुतोष अग्रवाल के जजमेंट को रिफर किया, उसके रिव्यू को रिफर किया और आशुतोष अग्रवाल की जो फाइंडिंग है उसको कोर्ट किया और उसको कोर्ट करने पर क्वेश्चन। आशुतोष अग्रवाल में क्या फाइंडिंग है? आशुतोष अग्रवाल में फाइंडिंग ये है कि एडजस्टेड लैंड जो है वो स्लैब वाइज होगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी का 500 मीटर से 506 से दूर है और किसी का और दूर है 506 है कि 500 500 है, सॉरी 500 है, तो 500 तक तो पूरा स्क्वायर मीटर ही मिलेगा। उसके बाद जो स्लैब रेट लगेगा उसमें 10% 30% और उसका बिल्कुल जो 1000 से बाहर हो जाएगा डिस्टेंस 500 मीटर तक जैसे मैक्सिमम है जी। उसके बाद 500 से इतने मीटर तक इतना रुपया इतने मीटर। हाँ स्लैब है सर उसका दिखाना है। ये देखें हाँ ये सर ये जजमेंट की कॉपी है 400। ठीक है उसको इतना टाइम नहीं है कि उसको पढ़ते रहे। तो इसमें लिखा था सर एक स्लैब दिया है सर उसमें स्लैब दिया है कि 1000 स्क्वायर मीटर तक मीटर के हिसाब से करना है। इट वाज सेटिस्फाइड। हाँ नो हाँ नहीं दिस रिव्यू वाले में क्या आशुतोष अग्रवाल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं यहाँ डीबी में क्या हुआ था? डीबी में वही एडजस्टेड लैंड है, स्लैब वाइज पैसा दिया जाए। स्लैब वाइज मतलब 500 फर्स्ट 5 को तो स्क्वायर मीटर में दिया जाए। हाँ उसके बाद जो गाइडलाइन में दिया हुआ है उसके हिसाब से पैसा दिया। तो गाइडलाइन क्वेश्चन कर दिए बोल रहे हैं। हाँ गाइडलाइन क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद नया गाइडलाइन बना नहीं। अब कोर्ट ने खुद रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ उसका? जब उसमें ये डिसाइड कर दिया है कि 1000 स्क्वायर मीटर को आप उस हिसाब से करेंगे स्क्वायर मीटर के हिसाब से और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको सर हेक्टेयर के हिसाब से करेंगे और उसका जो सब मैंने दोनों का जो मैंने वो जोड़ने के बाद में फिर वो उसका आएगा पूरा डिटर्मिनेशन। ये जो गाइडलाइन है प्रिंसिपली इट हैज बीन डिसाइडेड इन दैट केस और उसके अनुसार में यदि उसमें केस में लगा है तो हमारे केस में कहा कि इसी अनुसार में आप इसको करिए। 423 में जो हमने फाइल किया था उसमें कहा इसमें आप लोग बता ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या डिसाइड हुआ। इसमें ये डिसाइड हुआ कि 1000 स्क्वायर मीटर इसमें काफी 1000 स्क्वायर मीटर तक जमीन है उसका रेट था सर इसमें उसका मैक्सिमम रेट। हाँ मैक्सिमम रेट था कि मैंने इतना स्क्वायर उसको स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। देर आफ्टर और उसके बाद में जो जमीन उसका बचता है मान लीजिए किसी का भी हो किसी का भी मतलब क्या है सर असल में मान लीजिए मेरे पास दोनों का ऐसा ना आशुतोष अग्रवाल में मैं था बताइए उसमें सिर्फ इतना डिसाइड हुआ कि जो सेम वैल्यू की लैंड है एडजेसेंट लैंड है तो फर्स्ट 500 मीटर में तो स्क्वायर मीटर का रेट लगेगा, उसके बाद जो बचेगा वो स्लैब के हिसाब से इस हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा, उसका स्लैब अलग अलग है। ये इतना ही डिसाइड हुआ आशुतोष अग्रवाल में। उसका रिव्यू डिसमिस हो चुका है, एसएलपी पेंडिंग है। तो वो तो पहले से गाइडलाइन है गवर्नमेंट का गाइडलाइन पहले इनका ये था कि 500 मीटर में तो हम तक की लैंड का तो हम 500 मीटर के हिसाब से देंगे, उससे अगर ज्यादा है तो हम हेक्टेयर में देंगे। वो चैलेंज हुआ था आशुतोष अग्रवाल में। तो वही तो अपहेल्ड हुआ है बोल रहे हैं। हाँ वही अपहेल्ड हुआ है और वही तो पहले भी है। ये गाइडलाइन तो पहले से हम लोग जब से देखते आ रहे हैं कि फर्स्ट 500 मीटर तक वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में। हाँ लैंड एक्विजिशन में ही ये NHAI का एक्विजिशन है तो इसमें गाइडलाइन तो वही हाँ है। गाइडलाइन वही है। गाइडलाइन तो वही है जो गवर्नमेंट बनाती है हर साल कि पहले 500 मीटर तक मैक्सिमम रेट रहता है, उसके बाद रिड्यूस होते जाता है स्लैब के हिसाब से, कम स्लैब के हिसाब से। तो उसका वही बोल रहे हैं कि व्हाट इज द इशू देन। इनको तो ये बताना पड़ेगा सर आर्बिट्रेटर के पास, ये नहीं बता पा रहे कि मेरे को गाइडलाइन के हिसाब से कम पैसा मिला, ये बता ही नहीं पा रहे।
ये बोल रहे हैं कि हमको आशुतोष अग्रवाल का बेनिफिट मिलना चाहिए। नहीं, आपने ऐसा कहा, हम हमारा पूरा देखिए कह रहा है सर, ये आप 500 एक बार जरा मीटर तक आर्बिट्रेटर का maximum। अपना जजमेंट देख लीजिए पहले, आर्बिट्रेटर का और जजमेंट उसके बाद जितना डिस्टेंस आ रहा है हाँ, वो हाँ। तो स्लैब में आज स्लैब के हिसाब से पेमेंट होगा। 500 के बाद मान लीजिए 200 मीटर और है तो उसका रेट कम होगा। वो हेक्टेयर में चला 200 जाएगा। हेक्टेयर में 200 के बाद और होगा हाँ। तो उसका और स्लैब कम हो जाएगा तो वो उसमें जाएगा। तो देयर इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फिर भी लैंड एक्विजिशन में पता नहीं इतना डिस्प्यूट क्यों रहता है। तो ये वो सब इन लोगों ने पॉलिसी क्या है किया? सर, इसको जैसे मान लीजिए नगर किसी निगम का स्क्वायर मीटर का रेट अलग है और नगर निगम नहीं, वो तो कलेक्टर की गाइडलाइन, जो भी Guideline कैलकुलेशन issued होगा by the कलेक्टर की government। गाइडलाइन से होगा। गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट। हाँ। नगर निगम का है उससे कोई मतलब नहीं है। सर ये जो स्लैब वाला इशू है, जहां तक मैं फिर से एक बार गाइडलाइन को देख लूंगा टू क्लियर बिफोर अ कोर्ट, क्योंकि जो आशुतोष अग्रवाल का जजमेंट है ना, वो नगर निगम के स्लैब रेट का है, जो गाइडलाइन उसकी है। अभी इनका शायद ग्रामीण वो है, सिमगा का था, वो सिमगा का था। सिमगा की मेन रोड का था, हाँ। तो सिमगा में नगर निगम का यूज किया गया हाँ, होगा। नगर पालिका गाइडलाइन जो है वो कलेक्टर का जो रेट होता है उसी को यूज किया एक चीज जाता में रहना चाहिए ना, गाइडलाइन मतलब गाइडलाइन है। वो ऐसा नहीं है कि नगर निगम का अलग होगा, गवर्नमेंट का अलग होगा, ऐसा नहीं नगर होता। पालिका का अलग, ये चीज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन है सर। नहीं, उसमें सर वो आपने नगर पालिका का लिखा है या एग्रीकल्चर लैंड का है सर, तो दोनों में आपका क्या आपका हमारा ये मामला था कि इसके अंदर में जैसे हमारा सब जमीन से एक समान है और एक ही रेट के अंदर में। एक सामान को छोड़ दीजिए आप। सर सुनिए ना सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्टेंस इज डिस्टेंस का तो थोड़ा दूसरा मैटर है सर, इसमें आप थोड़ा पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना सर। इसको मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को, इनका जो आप देखिए गाइडलाइन को, इसके अंदर में दो डिस्टेंस है, जो नजदीक में डिस्टेंस है उसका रेट अलग ही अलग है। तय हुआ है। वो तो अलग 2700 में नहीं 500 आता है, मीटर वो तक मालूम है ना? हाँ, वो तो अलग है ना सर, वो तो अलग वो रोड अलग से रेट है वो। डिस्टेंस एक फिक्स कर दिया, यहाँ तक का ये रेट होगा, उसके और बाद उसके बाद डिस्टेंस में बढ़ गया distance बढ़ा गया तो कम हो अलग रेट। जाएगा। 500 मीटर है ना। हाँ। हाँ हाँ जी, 500 मीटर तक तो इक्वल रेट है। हाँ 500 ये मीटर नहीं है सर उसका। हाँ, वो अलग अलग 500 वाला मीटर अलग नहीं है अलग वो। स्लैब फिक्स है कि वो इतने से मीटर इतने अलग मीटर चीज के है। अंदर भी नहीं 500 मीटर से ज्यादा। कंफ्यूज कर दिया। तो वही तो कह रहे हैं हाँ। 500 मीटर तक इक्वल रेट हाँ। है, मैक्सिमम है जो। हाँ, और 500 मीटर के बाद डिस्टेंस वाइज स्लैब बना दिए। बढ़ता जाएगा। तो आपका ग्रीवांस क्या है? इनका ग्रीवियंस ये मैं बता दे रहा हूँ कि आशुतोष अग्रवाल ने बोला कि 500 मीटर इनकी लैंड एक्वायर हुई 500 मीटर, इसको 500 मीटर। तो आशुतोष अग्रवाल ने बोला कि 500 मीटर तक तो आप 500 मीटर का रेट देंगे, उसके बाद हेक्टेयर में देंगे। आर्बिट्रेटर ने क्या किया कि चूंकि इनकी लैंड 500 मीटर से ज्यादा थी, तो आर्बिट्रेटर ने हेक्टेयर अप्लाई करके डिसाइड कर दिया। 500 मीटर में भी। हाँ 500 नहीं जैसे मान लीजिए इनका 600 मीटर था, तो जो इसका जमीन कितना है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसने 600 मीटर, चूंकि 500 से ज्यादा होता है तो उसने हेक्टेयर का रेट लगा दिया। नहीं 500 मीटर में भी हेक्टेयर कर हाँ, हेक्टेयर लगा दिया हाँ, सर, हेक्टेयर का रेट लगा तो दिया। ये गलत हुआ ना। हाँ, ये तो बता उसके रहे खिलाफ ये गए आर्बिट्रेटर के यहाँ। आर्बिट्रेटर के यहाँ इनका एक ही प्ली था कि आशुतोष अग्रवाल में ऐसा ऐसा कोर्ट ने डिसाइड किया है, मेरे को उस हिसाब से डिसाइड कर दो। आर्बिट्रेटर ने उस हिसाब से देखा और ये पाया कि आशुतोष अग्रवाल में ऐसा बोला है कि 500 मीटर के बाद आपको हेक्टेयर करना है, तो चूंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वैसा नहीं किया है, इसलिए आर्बिट्रेटर ने उस अवार्ड को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड करके अब चूंकि ये जजमेंट है कि आर्बिट्रेटर रिमांड नहीं कर सकता, उसने सेट असाइड कर दिया। दोनों पार्टी लिबर्टी में है। डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको सेट असाइड कर दिया। अब दोनों पार्टी लिबर्टी है, दोनों पार्टी के पास कि वो चाहे तो फिर से आर्बिट्रेशन कर लें और नहीं चाहे तो अपना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अवार्ड किया है उसको लेके बैठ जाए। तो शायद हमने फाइल किया है, इन्होंने शायद फिर से आर्बिट्रेशन फाइल कर दिया है। फिर से Arbitration में arbitration- आर्बिट्रेशन इन्होंने फिर से फाइल कर दिया है। तो मिस्टर वानखेड़े, इसमें तो वही जैसे बात हो रही है कि 500 मीटर तक फिक्स है कि इतना रुपया देना है, इतना इतना स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 500 के बाद जो जमीन आ रहा है उसमें स्लैब बना है। सर नहीं। स्लैब वाला जो मैं शायद कोई क्लियर नहीं, वो ऐसा है सर, वो स्लैब का झगड़ा नहीं है इनका। जैसे ये जमीन है, मेरी 500 मीटर है, यहीं पर है, तो मेरे को स्क्वायर फीट से मिल रहा है। सीनियर की जमीन जो है, यही जमीन इसके बगल में है और ये 600 मीटर है, तो इनका 600 मीटर जो है वो कैलकुलेशन कर दिया हेक्टेयर में। तो 500 मीटर से ज्यादा वाला तो हेक्टेयर में ही जाएगा ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही हमारा कहना है। आशुतोष अग्रवाल के केस में बोला कि 500 मीटर तक आप जो कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर मीटर में, ओके। और जो बचा है 100, बटा मतलब पीछे ना। नहीं बगल का, नहीं, ये मेन रोड है। नहीं बगल का नहीं, वो बगल का, बगल का। 500 मीटर तक जो भी आएगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। उसके लिए तो स्लैब ऑलरेडी फिक्स है। उसके लिए तो स्लैब ऑलरेडी फिक्स है कि 1000 मीटर तक ये रेट रहेगा। उसके बाद जैसे 500 मीटर वाला जो है, हाँ। 500 मीटर तक तो सर किसी का एक मिनट डिस्टेंस दो तरीके के हो गए। हाँ वही बोल रहा हूँ। एक डिस्टेंस हो गया सड़क से ऐसे, हाँ किसी का सपोज 1000 मीटर फ्रंट में फ्रंट में है, रोड से लगा हाँ, हुआ है, उसमें भी इन्होंने हेक्टेयर का रेट लगा दिया।
नहीं वो तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आशुतोष अग्रवाल ने वही क्लेरिफाई किया है कि शुरू का 500 मीटर आप स्क्वायर फीट से हाँ। स्क्वायर मीटर से देंगे, बचा हुआ हिस्सा जो वो हेक्टेयर से देंगे। हाँ इसमें इनका जो केस है वो इनका केस यही है कि मेरा रोड से लगा हुआ है, मेरे को हेक्टेयर से नहीं किसी मिल का रहा। यदि नहीं। मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट 2000 लगा हुआ है असल में रोड से, सर जितनी जमीन है ये रोड से दो रेट उसमें तय हुआ है। एक तो 3300 का रेट तय हुआ था जो रोड से लगे हुए जमीन के स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और दूसरे का 2780 मीटर वो पीछे चला गया। फिर वो जो पीछे चले गए। ये जितनी जमीन है सब पीछे वाली है जिसमें 2780 रुपए स्क्वायर मीटर लगाया है। ये 500 मीटर चाहे वो एक मतलब 1500 मीटर रोड से यदि लगी हुई मेरी, जैसे ये समझ लीजिए इसका विड्थ है 1500 मीटर और ये किन्हीं एक की जमीन है, तो आपको 1500 मीटर का 500 के रेट से देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से 500 मीटर का हम देंगे उतना, नहीं। और बाकी वही तो कह रहे हैं, वही 500 तक तो 500 तक तो इनको स्क्वायर मीटर में से देना पड़ेगा। पूरा लेंथ का हाँ, हाँ। 1500 मीटर तक। हाँ। तो डिस्प्यूट क्या है वही तो हमको समझ में नहीं आ नहीं, रहा। 500 के बाद जो 1000 बचा वो हेक्टेयर 1000 मतलब पीछे नहीं बगल का। बगल का ही तो बता रहे हैं हम। भाई अब ये 500 मीटर तक स्क्वायर मीटर देंगे, उसके बाद स्लैब 1500 मीटर है टोटल। तो शुरू का 500 मीटर का स्क्वायर मीटर से पेमेंट होगा, बचा हुआ जो 1000 है पीछे का ना, नहीं बगल का, वही तो हम कह रहे हैं, तो पूरे का देना पड़ेगा। बगल का जो है हेक्टेयर में जाएगा आशुतोष अग्रवाल के हिसाब से। पीछे का तो स्लैब अलग 500 मीटर कहाँ से कैसे निकलेगा? ऐसे हाँ मतलब सेंटर से इधर हाँ और इधर 500 स्क्वायर मीटर 500 स्क्वायर मीटर। 500 स्क्वायर मीटर। अब जो बचा हुआ 1000 स्क्वायर मीटर है वो हेक्टेयर में चला जाएगा आशुतोष अग्रवाल के हिसाब से। और जो स्लैब का झगड़ा है, जैसा इनके केस में 2 स्लैब हैं, 1000 मीटर रोड से डिस्टेंस तक 3200, 1000 के पीछे का 2400। नहीं वो तो स्लेब आ वो गया, अलग वो स्लैब में वो अलग चला गया। इनका झगड़ा रोड का है। स्लैब का 99 मीटर तक मीटर के हिसाब से पेमेंट एक हेक्टेयर से ऊपर होगा तो हेक्टेयर में सपोज किसी का 5 एकड़ जमीन है पूरा रोड से लगा हुआ और 500 हेक्टेयर में दे देंगे तो किसान तो गया। वो इसीलिए आशुतोष अग्रवाल ने उसको क्लेरिफाई किया कि आपको 500 में वो देना पड़ेगा और बाद में जो है आपको झगड़ा। नहीं, वो भी हाँ उसमें भी वो loss है ना। तो नुकसानदेह है। नुकसान मान लो नुकसानदेह। आपका, वही बोल रहा हूँ कि आपका आपका 5 एकड़ फ्रंट जमीन ज्यादा मान है। लीजिए, अगर मेरा हाँ 3000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर मीटर जमीन नहीं आपको 3000 रोड से- स्क्वायर मीटर अगर मेरा पहले 1000 वाली स्लैब में आ रहा है तो मैं नुकसान में हूँ। वही में 3000 स्क्वायर मीटर जमीन आपकी रोड से लगी हुई हाँ। मान लीजिए, है नहीं, और 500 मीटर तक का 1000 स्क्वायर मीटर तक का हाईएस्ट रेट देंगे और बाकी इधर बाकी हेक्टेयर में बाकी भी रोड से लगी हुई है जब, हाँ, तो वो तो इसको वो किसान नहीं- नुकसान में है। इसमें सर ये नहीं ये हमको तो लगता है कि ये 500 मीटर वाला तक यहाँ से होना चाहिए नहीं, स्क्वायर मीटर। उसके लिए स्लैब अलग है। अलग उससे। उसके लिए स्लैब अलग है कि रोड से 1000 एक हेक्टेयर से कम है तो स्क्वायर मीटर में मिलते, 1 हेक्टेयर से ऊपर है तो हेक्टेयर तो भी में नुकसान है ना स्क्वायर सर, है। सीनियर इसलिए उसका तब तभी तो तब उसको भी तो नुकसान है ना, तब भी रोड किनार से लगी हुई जमीन है। ये जो देना वाली ये 599 मीटर तक के वहां पर जो गड़बड़ हो रहा है ना वो गलत है। वो जो स्क्वायर मीटर में कार होता है उसका स्क्वायर मीटर में पेमेंट होना चाहिए, जो हेक्टेयर में कार होता है हेक्टेयर में पेमेंट होना चाहिए। दिस शुड बी लीगल, चलिए ठीक है, अदरवाइज तो और इसको दे दो जी। तो जितना आर्गुमेंट हो रहा है सब मेरिट पे ही हो रहा है, वही हमारा मैंने कहना पहले है। सर मैं आप जो पॉलिसी के ऊपर में जो बोला है ये पॉलिसी के अंदर में ये पूरा इसके अंदर कवर्ड है सर, जो आर्बिट्रेटर ने किया है। आप केवल 34 जो बता रहे हैं नए अमेंडमेंट में आपको मैं आपके पब्लिक knowledge पॉलिसी में देना आ चाहूंगा। सकता ये पब्लिक पॉलिसी में है। इसमें सर ये बहुत ही क्लियर अपना जो अमेंडमेंट हुआ है ये 2016 में, उसके अनुसार में लिखा है, एक्सप्लेनेशन भी उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा है कि फॉर द एविडेंस ऑफ द डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट एन अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ओनली इफ द मेकिंग ऑफ द अवार्ड वाज इंड्यूस्ड बाय अफेक्टेड बाय फॉलोअर। इट इज इन कंट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ। तो फंडामेंटल ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ इसको भी डिफाइन किया सर, मैंने अपने रिप्लाई में डाला हुआ है और उसका जजमेंट भी है कि अगर मान लीजिए अनरीजनेबल है फिर तो 34 छोड़ के अपील कर देना चाहिए, कि किसमें सर तो और कोई अपील विल बी हार्ड। नहीं, फर्स्ट अभी तो अपील, सेकंड अपील। 34 तो वही है ना सर, इसमें और कोई है ना, उन्होंने अपील तो है सर। फंडामेंटल पॉलिसी को जो है पहले स्कोप बहुत वाइड था, हाँ। लेकिन अब जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसको स्कोप कम करते जा रहे हैं। मतलब हर लॉ का वायलेशन फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया में नहीं आया। पहले तो ऐसा था कि हम बोल देते कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब उसको स्कोप कम सुप्रीम कोर्ट कम करती जा रही है। तब हर लॉ का वायलेशन नहीं है। सर एक ही पैराग्राफ एक है ही जो अभी रिसेंट जजमेंट है एनएचआई का ही है। पब्लिक पॉलिसी में जो सीनियर कह रहे हैं, कोर्ट का ये मानना है कि 43 है, इट विल दस अपेयर टू बी मोर देन सेटल लीगल पोजीशन दैट इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 34
the court is not accepted to act as appellate appellate court authority. and reappreciate the evidence, the scope of interference. वो तो ठीक नहीं, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी बता रहा हूं मैं इनको. The interference would be so warranted when the award is violation of public policy of India, which has been held means the fundamental policy of India. Judicial intervention or account of intervention on the merit of the award not be permissible. However, the principle of natural justice contained in section 18 and 34 subclause 2A of Arbitration Act would continue to be ground to challenge an award. The ground of interference on the basis of award is conflict with the justice and moral is now be understood as a conflict with the most basic notion of morality of justice. It is on. आ गया टच करने का आ काम नहीं है। गया आ गया वो सुप्रीम कोर्ट में से गोल गोल घुमा घुमा के बोल रही है Actually क्लियर क्या बोल है दे कि- ये नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा. हाँ, लेकिन वो ये सब में तो आ गया, मेरिट में चले गया। हाँ, वही बोल रहा हूँ सर. मेरा नहीं, मेरिट में जा सकते हैं मतलब। नहीं, मेरिट में नहीं जा सकते. वो तो वो जो नहीं, ये part अभी है- इनका सबमिशन है, उसके बाद आगे बोल रहा है ना सर. सबमिशन को क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ूंगा फिर सीनियर बोलेंगे कि आप डायरेक्ट उसमें जम कर जाते हैं. चलिए ठीक है, टाइम टू आर्ग्यू द केस करके आप लोग जो लैंड है वो एडजेसेंट लैंड के बारे में है इनका डिस्प्यूट। हाँ, इनका Adjacent land का ही है। 500 स्क्वायर मीटर से लगा हुआ जो जमीन हाँ, है हाँ। उसका भी 500 स्क्वायर मीटर के दायरे में लेना हाँ, चाहिए। इनका झगड़ा मेरा वही दो है. डिस्प्यूट दो इसमें मैंने उठाया है सर. इसमें दो इशू इसके अंदर में है. टाइम हो तो फिर लेकिन बाद आधा में बता दो, सर, इसके बाद में ले आर यू लेंगे. नॉट गोइंग ऑन द मेरिट? नहीं, मेरिट पर नहीं जा रहे सर, पर उसमें जो डिटर्मिनेशन जो हुआ है मेरिट मेरिट ही तो गया है, अरे भाई तो फैक्चुअल एस्पेक्ट तो हो गया इफ इट इज अगेंस्ट द सब्सटेंशियल लॉ देन है। if the माने award is against the substantial law then तो the award if it is against the provisions of the टू constitution अपॉर्चुनिटी then वाज प्रोवाइडेड टू यू। तो ये है ना सर, इसमें दोनों मीटर आता है इनका. देखिए अभी जो चीज इन लोगों ने एक जगह यू फैक्टर आर को अप्लाई एंटरिंग इन किया. द मेरिट, नहीं, आई एम नॉट एंटरिंग इन द मेरिट. यू आर रेजिंग फैक्ट दैट कैलकुलेशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज नॉट गुड एप्रोप्रिएट। हाँ यस, इट इज अ फैक्ट ना, मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट है, बट दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट एंड डायरेक्शन हैज बीन गिवन ना द सुप्रीम कोर्ट. वही तो समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट हैज हाई कोर्ट हैज गिवन द Curtail डायरेक्शन. करता है हाँ. उसका एक्सपेंशन इतना हो जाता है कि वो हाँ. सब्सटेंटिव लॉ कहीं तो और वो चला तो सर वो सब्सटेंशियल लॉ में भी हमारा पूरा मेरिट में है, पूरा इसमें मैटर देखिए, ये. इसमें जो मेन दिक्कत एनएचआई की होगी वो ये होगी कि जब इनकी पिटीशन लगी थी, रिट पिटीशन, तो हाईकोर्ट ने बोला कि आप आशुतोष आर्बिट्रेटर को बोला कि आप आशुतोष अग्रवाल के जजमेंट को भी कंसीडर करें. कैसे करिए. और जहां उसमें- हाईकोर्ट ने बोला कंसीडर करिए तो उसने आशुतोष अग्रवाल के जजमेंट को कंसीडर करके डिसाइड कर दिया. वो एनएचआई को दिक्कत हो गया. वो अंडर चैलेंज हो गया। नहीं, वो सुप्रीम हमको कोर्ट दिक्कत में नहीं हुई, हमको दिक्कत तो नहीं वही हुई सर, हमको दिक्कत नहीं. आशुतोष तो वही है कि आशुतोष अग्रवाल स्क्वायर हाँ, मीटर हाँ. में करने का है। सर, आशुतोष तो एनएचआई को क्या दिक्कत है? आशुतोष नहीं, हमको कोई मेरे दिक्कत नहीं साथ है तो अपील भी नहीं इनको फाइल करना सर, हमको नहीं है. इनको तो कोई दिक्कत हुआ नहीं. आशुतोष Arbitrator का अग्रवाल award को satisfied हो गया. आशुतोष अग्रवाल को आर्बिट्रेटर का अवार्ड इसमें सेटिसाइड हो गया. satisfied ही होगा. दोबारा आर्बिट्रेशन होगा. आशुतोष फिर अग्रवाल उसमें कुछ होगा. अगर नहीं, कुछ सर, होगा तो मैं- आएंगे. ही हैज ऑलरेडी फाइल्ड। हाँ. आर्बिट्रेशन यस यस Arbitration फाइल तो किया आप हमने. अपील क्यों फाइल? सर, अपील हमने इससे फाइल किया क्योंकि वो 4 ग्राउंड बता दे. हम एनएचआई के लिए तो हम सबसे बड़ी दिक्कत है, फिर एवरीबॉडी फाइल 34 एप्लीकेशन, Definitely file कोर्ट विल एंटर इन मेरिट और फिर डिसाइड कर देगा. Actually- भाई कोर्ट तो मेरिट में आके क्वेश्चन किया ना, ग्राउंड बता दे 4, मैं तो विड्रॉ कर लूंगा. मैंने तो कोर्ट इसमें- मेरिट में घुस के merit कि में- ये गलत है, नहीं, फिर वो तो स्कोप दे merit दिया में नहीं अंदर. घुसी है कोर्ट. मेरिट में घुसी नहीं है. पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी में आता है नंबर 1. नंबर 2 हाईकोर्ट का डायरेक्शन था कि आशुतोष अग्रवाल को इन कंसीडर केसेस में डायरेक्ट। हाँ, बिल्कुल इनके इसी केस केसेस में था, हमारे केस में डायरेक्शन था ना, वही तो बोल रहा हूँ सर आपको. मैं 423 में पूरे केसेस में डायरेक्ट। बिल्कुल पहले वाले केस में तो पिटीशन direction था है. सर. पूरे जो रीट पिटीशन हमने जो फाइल किया था ये सब एक साथ किए थे वो लोग. स्पेसिफिक डायरेक्शन है बोल वही रहे तो बोल रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन था, उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने, आर्बिट्रेशन ने. इनके खिलाफ 34 में गए और 34 में जाके इन्होंने उसको नहीं. हमारा आप जो आर्बिट्रेटर खारिज हो तभी 34 में गए सर. आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं, पहले सुनिए. जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास कोर्ट का डायरेक्शन था आर्बिट्रेटर को कि आप इसको कंसीडर करिए इन द लाइन ऑफ द आशुतोष अग्रवाल. इट वाज द किसका- क्लियर किसका डायरेक्शन. direction था वो? हाँ, जिसका किसका हाईकोर्ट High डब्ल्यू Court रीट का, अपील High Court. में हमको डायरेक्शन था, हमारे लिए हमारे केस में था वो. अच्छा। इस सारे केसेस में ये सब कमिश्नर को जितने भी डायरेक्शन बंस था था कि कमिश्नर को था सर. वो कमिश्नर को आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेटर इन्होंने मतलब इनकी वही. रिट अपील कोर्ट ने अल्टरनेटिव रेमेडी में खारिज की कि आपके पास हाँ, 335 का हाँ, हाँ. वो है. साथ में इन्होंने बोला कि जब आर्बिट्रेटर जो है वो आशुतोष अग्रवाल को भी कंसीडर करेगा. अच्छा अच्छा। और उसके और उसका आर्बिट्रेटर उत्तर- ने उसको कंसीडर नहीं नहीं किया. किया. तो जब डिस्ट्रिक्ट जज ने उस चीज को देखा कि आर्बिट्रेटर ने इसको कंसीडर नहीं किया है और चूंकि ये जजमेंट आज भी सेटिसाइड नहीं हुआ है, तो उसने उसको लगा के ये पाया कि इनको कंपनसेशन कम मिला है. आशुतोष अग्रवाल में आपको क्या ग्रीवांस है? हमारा आशुतोष ग्रीवांस में वही है फाइल- सर, क्या है, दो चीजें मर्ज हो जा रही है. चलिए ठीक है। इट्स टाइम टू आर्ग्यू द केस कर दो। दिस द केस आफ्टर। जब भी सर मैं तो रेडी हूँ. बट 26 सर, इसको के पहले कर admit देंगे सर, करके तो अच्छा रहेगा. रख देते सर, नहीं बाद नहीं में. सर, एडमिट मत करिए ना, सर. मेरे को दिक्कत नहीं है, इसको मेरे final को- आफ्टर 3 वीक dispose कर- ठीक है सर.